Hey everyone, this is Vasundhara Singh, and in today's video we are going to discuss all the important questions of the chapter colonialism and the countryside. So this is going to be a one shot video for all the important questions of the entire chapter, जहाँ पर we will cover all the MCQs, short as well as long answers. So without wasting our time, let's jump into the video. Our first question is when and who started permanent settlement. तो permanent settlement किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? तो it was started by Lord Cornwallis in 1793 AD. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड जमींदार डिफॉल्ट ऑन पेमेंट्स. तो जमींदार पेमेंट्स को क्यों नहीं फुलफिल कर पाते थे, वो जो रेवेन्यू था उसको क्यों नहीं पे कर पाते थे. What were the reasons? तो आंसर इज बिकॉज ऑफ हाई रेवेन्यू एंड एक्यूमुलेशन ऑफ अनपेड बैलेंस. बिकॉज रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था जिसको कि वो कलेक्ट ही नहीं कर पाते थे. तो ईयर बाय ईयर जो है बैलेंस बढ़ता जाता था, एक्यूमुलेट होता जाता था, एंड दैट इज द रीजन दैट दे डिफॉल्टेड इन पेमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्क डिड पहाड़ियाज डू. तो पहाड़ियाज क्या काम करते थे? इट इज वेरी सिंपल. दे वर हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्कवॉर्म रियरर्स एटसेट्रा. सो बेसिकली दे वर सर्वाइविंग ऑन फॉरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ब्रिटिश इनकरेज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. तो ब्रिटिशर्स इस चीज को क्यों इनकरेज करते थे? व्हाई डिड दे वांटेड कि जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर कर दिया जाए. तो आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज वो चाहते थे जो भी कल्टिवेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर हो, एंड जिससे क्या होगा कि उनको ज़्यादा टैक्स मिलेगा, एंड दिस इज द रीजन दे एनकरेज्ड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. सो आंसर इज बिकॉज दे वांटेड टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन टू गेट मोर टैक्सेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज दामिनाई को. तो दामिनाई को जो है उस जमीन को बोला गया है जो कि संथाल्स को दे दी गई थी इन 1832. सो दिस वाज अ लैंड डेमार्केटेड फॉर संथाल्स इन 1832. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द ईस्टेट्स ऑफ जमींदार्स ऑक्शन्ड इन द कॉलोनियल बंगाल. तो जो जमींदार की ईस्टेट्स थे, जो उनकी जमीन जायदाद थी, उसको ऑक्शन क्यों किया जाता था, उसकी नीलामी क्यों करी जाती थी. सो द आंसर इज वेरी सिंपल. जब भी जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे, उसको फुलफिल नहीं कर पाते थे, एंड ये जो अनपेड रेवेन्यू है ईयर बाय ईयर बढ़ता जाता था, तो जो गवर्नमेंट है उनके ई स्टेट्स को ऑक्शन करती थी, एंड जो भी पैसा मिलता था उससे रेवेन्यू को फुलफिल कर लेते थे. सो दिस इज द रीजन व्हाई देयर ई स्टेट्स वर ऑक्शन. Answer is very simple. Sometimes the big zamindars were unable to pay the revenue. The amount of unpaid revenue went on accumulating year after year. So the government often auctioned the estates of those zamindars who failed to pay the due revenue. तो उनको ऑक्शन क्यों करते थे? उनको ऑक्शन करके जो भी पैसा मिलता था उससे उनका जो है रेवेन्यू फुलफिल हो जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज सनसेट लॉ ऑफ रेवेन्यू. ये जो सनसेट लॉ है ये क्या है? तो देखो, परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग क्या फिक्स हुआ था कि जो भी जमींदार हैं उनको रेवेन्यू को पंचुअली पे करना है, विच मीन्स टाइम टू टाइम पे करना है. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉ, इफ एनी जमींदार वाज अनेबल टू पे द रेवेन्यू बाय द सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, then the zamindari was bound to be auctioned by the government to recover the dues, which means जिस भी डेट पर जमींदार को रेवेन्यू देना होता था उस दिन के सनसेट होने तक, सनसेट से पहले उनको रेवेन्यू पे कर देना होता था. और अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं, इफ दे फेल टू पे द रेवेन्यू, तो क्या होता था, उनके जो भी स्टेट्स होते थे, उनकी जो भी जमींदारी होती थी, उसको ऑक्शन कर दिया जाता था बाय द गवर्नमेंट टू रिकवर द ड्यूज. ठीक है. तो इट इज वेरी सिंपल. सनसेट लॉ का मतलब यही है कि जिस भी डेट पर आपको रेवेन्यू पे करना होता था, जिस भी डेट पर जमींदार को फिक्स किया गया था कि आज की डेट में हमको रेवेन्यू देना है, तो उस दिन के सनसेट होने से पहले पहले आपको रेवेन्यू पे कर देना होता था. अदरवाइज देयर ईच स्टेट्स देयर जमींदारीज वर ऑक्शन. ठीक है. जिससे कि उनका जो रेवेन्यू है उसको फुलफिल किया जा सकता था, रिकवर किया जा सकता था. Next question is why the जोतेदार्स were more powerful in village than that of the जमींदार्स. तो जमींदार से ज्यादा पावरफुल जोतेदार्स क्यों थे, कैसे थे? What were the reasons कि जोतेदार ज्यादा पावरफुल थे? ठीक है. तो इस चीज के बहुत ही सिंपल से रीजंस हैं. सबसे पहला तो यही है कि जो जोतेदार्स हैं वो विलेजर्स के साथ में रहते थे. ठीक है. वो गांव में रहते थे, रूरल एरियाज में रहते थे इंस्टीड ऑफ अर्बन एरियाज. लेकिन जो जमींदार हैं वो अर्बन एरियाज में रहते थे. तो द डिफरेंस वॉज, जो जोतेदार हैं जो गांव में रह रहे हैं उनका जो है डायरेक्ट कंट्रोल रहता था विलेज पर. ठीक है. उनका डायरेक्ट कंट्रोल था एक लार्ज सेक्शन पर. दिस इज द रीजन कि वो ज्यादा पावरफुल थे. एंड सेकेंडली जो जोतेदार हैं वो काफी ज्यादा रिच भी, एंड यही लोग जो है परचेजर्स में से होते थे. जब जमींदारी जो है ऑक्शन करी जाती थी, उनकी नीलामी करी जाती थी,
तो जो खरीदने वाले परचेजर्स थे वो जोतेदार ही होते थे, तो दे वर पावरफुल फाइनेंशियली एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई जोतेदार्स वर मोर पावरफुल देन द जमींदार्स. Number first is the zamindars lived in urban areas and jotedars were located in villages with poor villagers. They had direct control over large section of village. And secondly, jotedars were amongst the purchasers in case of auction of zamindaris. ठीक है. Next question is, when was the permanent settlement introduced in Bengal? Who enforced it? What ideas worked behind its imposition? सो इन शॉर्ट यहाँ पर आपको पूरी तरह से परमानेंट सेटलमेंट को एक्सप्लेन करना है. ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इंट्रोड्यूस किया एंड क्या आइडियाज थे इसके पीछे, इस रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या आइडियाज थे. ठीक है, सो लेट अस सी द आंसर. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन बंगाल एंड इट इज कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है, तो जो परमानेंट सेटलमेंट है एक तरह का रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. तो हमारा आंसर मिल गया, किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस. कब किया गया, 1793. ठीक है, अंडर दिस द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे. सो इस सिस्टम के अंडर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था कि मतलब इतना रेवेन्यू हर एक जमींदार पे करेगा. ठीक है, तो हर एक जमींदार के लिए जो रेवेन्यू है उसको फिक्स कर दिया गया था. And if any zamindar failed to make the payment of the revenue in time, his estates were auctioned to recover the due revenue. ठीक है, तो अब इन केस जो भी जमींदार फेल हो जाता है पेमेंट को करने से, जो भी जमींदार जो है टाइम पर रेवेन्यू नहीं देता था, उसके ईस्टेट्स को, उसकी जमींदारी को ऑक्शन कर दिया जाता था एंड उसी से रेवेन्यू को रिकवर किया जाता था. नेक्स्ट वी विल सी द आइडियाज बिहाइंड इट. So, by introducing permanent settlement, the British wanted to resolve the problem they faced. तो इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से ब्रिटिशर्स ने अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. उनको अवेयरनेस थी, उनको आइडिया था कि जो इकोनॉमी है बंगाल की वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में है. ठीक है, एंड उसके रीजंस ये थे, देयर वाज द रिकरेंस ऑफ मैनी फेमाइंस एंड देयर वाज अ कंसिडरेबल डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. ठीक है, सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा था. तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से जो बंगाल की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में थी. ठीक है, सो द ब्रिटिश ऑफिशियल्स रियलाइज द नीड टू इनहेंस रेवेन्यू रिसोर्सेज. तब जो है ब्रिटिशर्स को ये चीज़ रियलाइज होती है कि जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, उनको तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे उनको और भी ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके. ठीक है, दिस कुड बी डन बाय इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. एंड ये पॉसिबल तभी होता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे एग्रीकल्चर और ट्रेड में. एंड देयरफॉर दे परमानेंटली फिक्स द रेट्स ऑफ रेवेन्यू टू इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, सो रेगुलरली जो है रेवेन्यू कलेक्ट होता रहे, दैट इज वाई दे परमानेंटली फिक्स द रेवेन्यू. सो आई होप दिस इज क्लियर. परमानेंट सेटलमेंट क्या है, किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया एंड कब किया गया. All the questions are very clear and what were the reasons behind it, that also you have got in this answer. Okay. Next question is, explain how the East India Company subdued the authority of the zamindar in Bengal during 18th century. So here you have to explain East India Company ने वो कौन से steps उठाए जिससे कि उन्होंने जमींदार की पावर को कम किया, उनके ऊपर जो है कंट्रोल करने की कोशिश करी. ठीक है, so answer will be no doubt the East India Company considered जमींदार्स very important. तो जमींदार्स का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. ऑफ कोर्स वी नो जो जमींदार्स हैं उनका रोल था टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द विलेजर्स एंड टू डिपॉजिट इट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट. लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कंट्रोल करने की कोशिश करी जमींदार्स को. येट इट वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम. इट वांटेड टू रेस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी एंड दैट दे शुड सबमिट टू द कंट्रोल ऑफ द कंपनी. ठीक है, सो वो चाहते थे उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो पावर है ना, उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते थे. तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि उनकी जो पावर है वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए एक तरह से. सो द स्टेप्स टेकन वर्ड नंबर फर्स्ट इज द ट्रूप्स ऑफ जमींदार्स वर डिसबैंडेड. सो ट्रूप्स का मतलब हो जाता है जो भी सोल्जर्स थे, जो भी आर्मी हुआ करती थी जमींदार्स की, उनको डिसबैंडन कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया. सेकेंडली द कोर्ट्स ऑफ द जमींदार्स वर ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कलेक्टर who was appointed by the East India Company. So जमींदार्स की जो भी कोर्ट्स थी उनको एक सुपरविजन के अंडर रख दिया गया, उन पर जो है नज़र रखने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया गया. अ कलेक्टर वॉज अपॉइंटेड एंड उसको अपॉइंट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा.
And the another step taken was the power of zamindars to provide local justice and local police was snatched. यानी कि जो भी लोकल इश्यूज होते थे उन पर जो है जमींदार पहले जस्टिस दे देते थे, जो भी न्याय करना होता था वो करते थे, लेकिन अब उनके पास से इस पावर को भी छीन लिया गया. दे वर नॉट अलाउड टू गिव एनी जस्टिस टू द लोकल पीपल एज वेल. सो इस तरह से जो है कुछ स्टेप्स लिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिससे कि जमींदार की जो भी पावर थी थोड़ी बहुत उसको जो है खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ द पहाड़ियाज इन द लेट 19th century. सो यहाँ पर वी हैव टू एक्सप्लेन द लाइफस्टाइल ऑफ पहाड़ियाज. तो पहाड़ियाज लिव्ड अराउंड द हिल्स ऑफ राजमहल. फॉलोइंग वर द मेन फीचर्स ऑफ देयर लाइफ. तो ये रहते थे राजमहल हिल्स के आसपास. ठीक है, सो नंबर फर्स्ट फीचर इज दे लिव्ड इन हट्स अंडर द टैमरिन ग्रोव्स एंड रेस्टेड अंडर द शेडो ऑफ मैंगो ट्रीज. तो टैमरिन ग्रोव्स का मतलब हो जाता है वो एरियाज, वो जगह जहाँ पर इमली के जो पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं. ठीक है, तो उन जगहों में वो रहते थे हट्स में, एंड साथ ही जो मैंगो ट्रीज होते हैं उनकी शेडो में वो रेस्ट करते थे. सेकेंडली, दे कंसिडर्ड होल ऑफ द रीजन एज देयर पर्सनल लैंड. तो राजमहल हिल्स के आसपास का जो भी एरिया था वो उसको अपनी पर्सनल लैंड समझते थे. दे हंटेड इन द फॉरेस्ट एंड प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन. सो उनका जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट से ही चलता था, वो वहां पर जो है हंटिंग करते थे एंड वहीं पर फॉरेस्ट में ही वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन को भी प्रैक्टिस करते थे. They often resisted the entry of outsiders in their region. So जैसा कि आई हैव टोल्ड, जो राजमहल हिल्स के आसपास का रीजन था वो उसको अपनी पर्सनल लैंड समझते थे, एंड किसी भी आउटसाइडर का आना उनको पसंद नहीं था. कोई भी आउटसाइडर आता था तो वो उसको रोकते थे. ठीक है, दे डिड नॉट अलाउ एनी आउटसाइडर टू कम इन देयर रीजन. एंड नेक्स्ट हो जाएगा, देयर चीफ्स यूज टू मेंटेन यूनिटी इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स एंड यूज टू सेटल देयर म्यूचुअल डिस्प्यूट्स. Chiefs also led their people in case of battles with other tribes and outsiders. So यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल चीफ्स का होता था, जो हेड होते थे उनकी ट्राइब के कह सकते हैं हम, या उनकी कम्युनिटी के. तो उनका काम ये होता था कि वो ग्रुप में यूनिटी को बनाए रखते थे, एंड साथ ही जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते थे उनको सॉल्व करने का काम भी चीफ्स का होता था. अदर देन दिस, अगर किसी के साथ में जो है लड़ाई हो जाती थी, किसी अदर ट्राइब के साथ में लड़ाई हो रही है या किसी आउटसाइडर के साथ में झगड़ा होता था, तो उसके लिए भी चीफ्स ही लीड करते थे अपने ग्रुप को फॉर द बैटल. ठीक है, सो दीज वर द वर्क्स ऑफ चीफ, जो कि बहुत ही सिंपल है. वो जो है पूरी तरह से फॉरेस्ट पे सर्वाइव करते थे, साथ ही उनकी सिंपल सी लाइफस्टाइल थी, एंड साथ ही दे ऑल्सो हैड चीफ्स जो कि यूनिटी मेंटेन करते थे एंड उनको लीड करते थे इन केस ऑफ अ बैटल. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. बहुत ही सिंपल सा आंसर है, यू कैन लर्न इट एज इट इज. बहुत ही ज्यादा ईजी है एंड इट इज अ कंप्लीट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द रीजंस फॉर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया बीइंग अंडर डेब्ट. सो रीजंस क्या थे जिस वजह से इंडिया के जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वो कर्जे में रहते थे, डेब्ट के अंडर थे. ठीक है, सो आंसर इज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स रिमेन्ड अंडर डेब्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. A, the farmers had to pay a fixed revenue to state. Sometimes they did not have a good crop, so they had to seek a loan to pay their revenue. So जो farmers हैं उनको fixed revenue देना होता था state को. इससे मतलब नहीं है उनकी crop अच्छी हो रही है, खराब हो रही है, नुकसान हो रहा है, वो concern ही नहीं था. ठीक है, उनको जो है रेवेन्यू देना ही देना है. तो इन केस जब उनकी क्रॉप अच्छी नहीं होती थी तो वो लोन लेकर के रेवेन्यू देते थे. सो दैट वाज वन रीजन कि उनको लोन लेना पड़ता था. Secondly, the farmers often took loan on the occasions of marriage, birth or death in the family. So at that time farmers के पास में इतनी ज़्यादा earnings नहीं होती थी, तो उनके घर पे जो है कोई different occasion होता था, मैरिज, बर्थ या फिर डेथ का, तो उस टाइम पर उनको लोन लेकर के खर्चा करना पड़ता था, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास में इतना बर्डन था, रेवेन्यू देना, घर के खर्चे एंड ऑल. सो दे हैड टू टेक लोन ऑन द स्पेशल ओकेजन्स. ठीक है, third reason will be they had to pay a high rate of interest to the money lenders. The income of the peasants was very low. If ever a farmer took the loan, he could not return it except its interest. तो जो farmers हैं उनको पहले ही इतना ज़्यादा interest देना पड़ता था money lenders को, जिनसे वो लोन लेते थे, उनको उन्हें बहुत ज़्यादा जो है interest देना पड़ता था. High rate of interest was demanded and जो peasants की income है वो बहुत ही ज़्यादा कम थी. ठीक है, दैट वॉज द रीजन कि जो फार्मर्स हैं वो लोन लेते तो उनका इंटरेस्ट चुकाना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी, वो लोन कैसे ही चुकाते. ठीक है, नेक्स्ट रीजन विल बी द फार्मर्स वर अनएबल टू सेव एनी ऑफ देयर प्रोड्यूस
Whenever there was any famine or flood, they had to take loan from the money lender. So during the British rule, more than 80% peasants were under debt. तो जो फार्मर्स है वो कभी भी इतना ज्यादा सेव ही नहीं कर पाते थे. इन केस कभी फेमाइन आ गया, कोई फ्लड वगैरह आ गई, तो उनको लोन लेना ही लेना पड़ता था मनी लेंडर से, बिकॉज वो अपनी क्रॉप से इतना कभी बचा ही नहीं पाते थे कि दे कैन सर्वाइव. ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो है 80% से भी ज्यादा पीजेंट्स डेब्ट के अंडर थे, कर्जे में थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट टू क्लियर फॉरेस्ट एंड एक्सपेंड सेटल्ड कल्टीवेशन. एन्यूमरेट एनी 5 रीजंस. सो हियर यू हैव टू गिव रीजंस कि ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटल्ड कल्टीवेशन को एक्सपेंड करें एंड फॉरेस्ट को क्लियर करा सकें. ठीक है, सो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस ब्रिटिश वांटेड टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड एक्सपेंड द सेटल्ड कल्टीवेशन ऑफ लैंड. A, by adopting the settled cultivation of land, the colonial government wanted to enhance its revenue. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जब कल्टीवेशन होगा तो उनको और भी ज्यादा रेवेन्यू मिल पाएगा. सो दैट वाज वन रीजन. सेकेंडली, इट कुड ग्रो कैश क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट. कैश क्रॉप्स यानी कि वो क्रॉप्स हो जाती हैं जो कि प्रॉफिटेबल होती हैं, जिससे हमको काफी ज्यादा अर्निंग हो सकती है. ठीक है, तो अगर सेटल्ड कल्टीवेशन एनहेंस होगा, वो एक्सपेंड करेगा, तो ऑफकोर्स कैश क्रॉप्स को ग्रो कराया जा सकता है फॉर एक्सपोर्ट. ठीक है, Third reason is the British could establish an ordered and civilized society. So according to Britishers, जो फॉरेस्ट में ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने फॉरेस्ट को ही अपना लाइवलीहुड बना रखा है, इस तरह से रह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स ये लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं एंड दे डिड नॉट लाइक दोज पीपल. सो वो चाहते थे कि एक ऑर्डर्ड सोसाइटी को हम बना सके, इस्टेब्लिश कर सकें, सिविलाइज्ड सोसाइटी हो. दैट वाज व्हाट ब्रिटिशर्स वांटेड. ठीक है, सो ये भी एक रीजन है कि वो चाहते थे जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर किया जाए एंड सेटल्ड कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाए. नेक्स्ट रीजन इज दे एसोसिएटेड फॉरेस्ट विद वाइल्डनेस. दे कंसिडर्ड द फॉरेस्ट पीपल एज सेवेज, अनरूली एंड प्रिमिटिव. They found these people difficult to govern. तो ब्रिटिशर्स ने जो है फॉरेस्ट को वाइल्डनेस से कनेक्ट कर रखा था. अकॉर्डिंग टू देम पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट आर वाइल्ड. वो जंगली होते हैं, उनको तमीज नहीं होती है, दे हैव नो डिसिप्लिन, दे आर नॉट ऑर्डर्ड. ठीक है, वो एक प्रॉपर सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं, उनका जो है नेचर नहीं अच्छा लगता है उनको. एंड दे ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू गवर्न देम. उनके अकॉर्डिंग जो है इन लोगों को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा टफ है. एंड सो दे वांटेड कि ये लोग जो है सेटल्ड कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करें, सो दैट उनको भी तमीज आ जाए, एक प्रॉपर सोसाइटी को वो जो है एस्टैब्लिश कर सकें. And the next reason is they wanted to tame, civilize and persuade the forest people to give up hunting and take up ploughing to cultivate the land. So that is why Britishers wanted कि इन लोगों को जो है सिविलाइज किया जाए. जो फॉरेस्ट वाले लोग हैं, जो जंगलों में लोग रह रहे हैं, केवल हंटिंग और गैदरिंग पर अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं, केवल हंटिंग पर ही जो है सर्वाइव कर रहे हैं. सो दे वांटेड कि ये लोग हंटिंग को गिव अप करें एंड प्रॉपरली जो है कल्टिवेशन प्रैक्टिस करें, प्लगिंग करें. ठीक है, कल्टिवेट करें लैंड को एंड प्रॉपर एक सोसाइटी को डेवलप करें. सो दीज वर द रीजंस व्हाई दे वांटेड कि जो सेटल्ड कल्टिवेशन है इसको एक्सपेंड किया जाए एंड फॉरेस्ट को क्लियर किया जाए. Okay, so this will be your answer. Here we have mentioned 5 reasons why Britishers wanted to clear forest and expand settled cultivation. And so here we have practiced all the important ones, all the important questions of the entire chapter, and that's it for today's video. I hope this was helpful for you guys. If you found it helpful, give it a thumbs up and share among your friends as well. Subscribe to my channel and हम मिलेंगे हमारे next video में with another chapter. तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के.